यही सुप्रीम कोर्ट, ये जुमला बड़ा अच्छा लगता है, बहुत खुशनुमा लगता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे मोदी साहब के जुमले हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इसलिए मैं ये कह रहा हूँ ये बात कि 9 महीने तक उमर खालिद की बेल सुप्रीम कोर्ट में थी। 14 बार एडजर्नमेंट हुआ, फाइनली हमारे वकील ने उसको वापस ले लिया। उमर खालिद के केस में जब हमने बेल के लिए अप्लाई किया था तो 1.5 साल तक बेल पर बहस हुई है लोअर कोर्ट में। आम क्राइम जो होते हैं उसमें प्रोसिक्यूशन को ये प्रूव करना पड़ता है कि आप गिल्टी हैं, लेकिन अगर आप यूएपीए के अंदर गिरफ्तार है तो बेल के समय ही आपको ये प्रूफ करना पड़ता है कि आप इनोसेंट है, आप गिल्टी नहीं है। प्रोसिक्यूशन को नहीं प्रूफ करना पड़ता है, ये रिवर्स हो जाता है। 1.5 साल की बहस के बाद एक सेंटेंस का रिप्लाई था जज का, एक सेंटेंस का जजमेंट था, और जजमेंट था कि प्राइमा फेसा पुलिस का केस है, इसलिए बेल नहीं मिल सकती। देन वी वेंट टू हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में 6 महीने बहस हुई, 4 महीने तक रिजर्व रहा जजमेंट, और उसके बाद जजमेंट आया उन्हीं जज साहब का जिन्होंने उसी चार्जशीट के अंदर या उसी चार्जेस में, उसी एफआईआर में 3 लोगों को ऑलरेडी बेल दे दिया था। लेकिन उनका जवाब ये आता है कि प्राइमा फेसा केस है, इसलिए बेल नहीं मिल सकती। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में मैंने आपको बताया 9 महीने तक के बहस हुई। 9 महीने तक के कोर्ट में एडजर्नमेंट होता रहा, जबकि हमारे वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मुझे सिर्फ अब 20 मिनट का वक्त दीजिए, मैं ये प्रूव कर सकता हूँ कि ये केस में क्या है। मैं ये कहना चाहता हूँ, मसला सिर्फ इस बात का नहीं है कि उमर खालिद और ये लोग जो जेल में बंद है 18 लोग, जिनमें से 5 लोग बाहर है, बाकी लोग अभी जेल के अंदर है, इनके खिलाफ क्या केस है और इनको बेल क्यों नहीं मिल रही। आप ये देखिए कि ये पूरी चार्जशीट को अगर आप पढ़ने का मौका मिले, पहली चार्जशीट 17,000 पेजेस की है, उसके बाद दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी। फाइनली जब ये पूछा गया एक विक्टिम की तरफ से कि आप चार्जशीट का सिलसिला कब ख़त्म करेंगे, तो उनका ये फाइनल चार्जशीट है, यानी अभी तक चार्जेस फ्रेम नहीं हुए। ट्रायल तो शुरू होने की बात अलग है। आप सोचिए कि कितने सेक्शंस लगाए गए हैं। 18 लोग हैं, कई सेक्शन है, यूएपीए के 4 सेक्शन हैं, फिर आर्म एक्ट्स के हैं, कई सेक्शंस लगे हुए हैं। तो ट्रायल अगर शुरू होगा तो कई साल लग जाएंगे, 10, 12, 15, 16, कितना लग जाए पता नहीं, लेकिन अभी तो बेल ही नहीं मिल रही है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, हम सिविल सोसाइटी के लोग हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, हमें ये देखना चाहिए कि पानी कहाँ मर रहा है। जब तक कि आप उसके बारे में ध्यान नहीं देंगे तो आप सिर्फ एक उमर खालिद, खालिद सैफ़ी या गुलफिशां, इनकी बात नहीं करेंगे। बहुत सारे लोग, बीमा कोरेगांव के लोग हैं हमारे, 5 साल से जेल के अंदर हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं। दिग्विजय सिंह जहाँ बैठे हैं और उल्लू बैठे हैं, इसलिए मैं बहुत साफ बात करना चाहता हूँ। बात यह है कि जो ड्रैकोनियन लॉज फ्रेम किए गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, इन ड्रैकोनियन लॉज में आप टेररिज्म को कर्ब करने के लिए लॉज बनाते हैं, लेकिन आम आदमी के खिलाफ उसका इस्तेमाल होता है। ये जो ड्रैकोनियन लॉज है, यूएपीए, एफ्स्पा, मकोका, गजकोका और उससे पहले टाडा, पोटा, ये इन्होंने किस तरह से ह्यूमन राइट्स को वायलेट किया है, फंडामेंटल राइट्स को ख़त्म किया है, इसका अंदाज़ा आप नहीं लगा सकते। जब टाडा आया था नरसिम्हा राव जी के ज़माने में, तो उसमें 67,000 लोग गिरफ्तार हुए थे, 1% कन्विक्शन हुआ था, 99% लोग इनोसेंट थे। फिर पोटा आया ना, पार्लियामेंट पर अटैक हुआ। पार्लियामेंट अटैक की कहानी भी आपको मालूम है। इस तरह के जितने मामला होते हैं, 26/11 की बात हो, पार्लियामेंट अटैक की बात हो, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है, कोई पता ही नहीं चलता है कि क्या चीज़ है। जैसा 9/11 है वैसे ही
पार्लियामेंट अटैक है, वैसे 26/11 है। लेकिन आपको एक मौका मिल जाता है लॉ को और स्ट्रेंथन करने का और ड्रैकोनियन बनाने का। चुनांचे हम देखते हैं कि जब पोटा के खिलाफ आवाज उठी, बीजेपी ने पोटा लाया था, पोटा के खिलाफ आवाज उठाई तो कांग्रेस ने, मनमोहन सिंह की सरकार थी, चिदम्बरम साहब होम मिनिस्टर थे, तो उसको वापस लिया गया। लेकिन ये मजाक है, वापस लिया गया एक रास्ते से, और उसके जितने ड्रैकोनियन प्रोविजन थे सब यूएपीए में डाल दिए। तो पोड़ा को आपने रिप्लेस कर दिया यूएपीए से। और ये जो आप बताइए कितने लोग हैं। मेरे यहीं दिल्ली का एक बच्चा है आमिर, जो 17 साल की एज में, यानी 15-16 साल की एज में उस पर एक चार्ज लगा के गिरफ्तार किया गया था। 17 साल ट्रायल के बाद ये बताया गया कि वो इनोसेंट है। 34 साल, यानी 34 साल में वो बाहर आया, उसका घर खत्म हो गया, उसके फादर की डेथ होगी, उसकी माँ पागल होगी, कौन जवाब तलब करेगा? मैं ये पूछना चाहता हूँ, आज जस्टिस लोकर होते मैं उनसे पूछता है सवाल कि ये जो लोगों को 10 साल, 15 साल, 17 साल के बाद आप इनोसेंट डिक्लेयर करते हैं, तो जिन लोगों ने चार्जेस, फैब्रिकेटेड चार्जेस लगाए थे, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती है? वो पुलिस वाले जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चार्जशीट बनाई है, जिस पर हमारे लॉयर ने ये बात कही थी लोअर कोर्ट के अंदर कि इट इज ए फैमिली मैन स्क्रिप्ट है, ये तो जो जिसका जिक्र किया गया, विटनेसेस के नाम तक डिक्लेयर नहीं करती है, अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इस तरह के नाम है। तो ये किस बात की सजा दी जा रही है? ये सजा इस बात की दी जा रही है कि इन्होंने स्टेट को चैलेंज किया था, इन्होंने सरकार को चैलेंज किया था। अच्छा, आप सरकार को चैलेंज करेंगे? सीएए के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी गई थी, उसी की वजह से तो ये लोग अंदर है। और क्या चार्जेस है? दिल्ली दंगों का इल्जाम लगाया गया इनके ऊपर। हर आदमी जानता है दिल्ली दंगे किसने करवाए थे। राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस एक्सपोज हो गई है दलितों को लेकर। जिस तरीके से 70 साल की आज़ादी में कांग्रेस ने राजनीति की है दलितों को लेकर, माइनॉरिटी को लेकर, और ख़ास तौर से जो दलित बहुत बड़ा वर्ग भारत में रहता है, जो 70 साल से इन्होंने दलितों को बैकफुट पर रखा है। चाहे बाबा साहब को इन्होंने विरोध किया, और हमारे जितने लीडर हुए हैं, जगजीवन राम जी इस देश के पहले प्रधानमंत्री होते, और पूरे भारत में उनसे ज़्यादा राजनीति की समझ रखने वाला कोई दूसरा लीडर पैदा ही नहीं हो सकता, ना हुआ ना होगा। राजनीति की जितनी उनको पकड़ थी, जितने मंत्रालय उन्होंने संभाले, चाहे हमारा पाकिस्तान से युद्ध हो कि पाकिस्तान का टुकड़ा करा, वो हमने दिखाया। तो जिस तरीके से बाबूजी ने, जगजीवन राम जी ने कांग्रेस को संभाला, कृषि मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, और जो रेल मंत्री रहे, और पूरे भारत में विकास किया, उससे कांग्रेस इतनी डर गई थी कि अगर किसी वजह से बाबूजी को प्रधानमंत्री बना दिया जाता तो दलित पूरे भारत में, जाटव समुदाय, दलित समुदाय का कब्जा होता, और ये कम से कम 50 साल तक शासन करते। इंदिरा गांधी ने जिस तरीके से उस टाइम पे 76 में रास्ता रोका और ब्लैकमेल करके जिस तरीके से बाबूजी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया, और उनके बेटे का इस्तेमाल किया कि जब जब दलितों की अधिकारों की बात होगी, जब जब उन्हें सम्मान की बात होगी, जब वो बड़ी पावर में आएंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे,